नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत भाई को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज सुबह से दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत रफ्तार पकड़ चुका है और जितना राजनीतिक घटनाक्रम का रफ्तार है उससे ज्यादा गर्माहट है सियासत में। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन सदन जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, निर्वाचन सदन के आसपास का टेम्परेचर पूरे देश में आज ज्यादा है, आज बांदा से भी ज्यादा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने किया है इमरजेंसी मीटिंग को लेकर। एकाएक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। पूरी रात मध्य प्रदेश कांग्रेस के टॉप लीडर, सारे दिग्गज, वो सड़क पर, वहां के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर पड़े थे, पूरी रात पड़े थे। वहां पर एक दरी बिछा करके उसी पे बैठे थे, उसी पे सोए थे। उन दिग्गज नेताओं के साथ तमाम विधायक भी वहां मौजूद थे। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम चल रहा था। दिल्ली में आधी रात को वेणुगोपाल, जयराम, सारे दिग्गज चुनाव आयोग यानी जो ज्ञानेश वाला दफ्तर है उसके बाहर गेट पकड़ के खड़े थे। गेट नहीं खुला। गेट कहां खुलेगा? लोकतंत्र का दरवाजा बंद हो चुका है आम जनता। सड़क पर वो बैठ गए। आज सुबह से मीटिंग की तैयारियां, दूसरी तरफ भोपाल में उपवास। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में उपवास और प्रोटेस्ट। इस सब के बीच एकाएक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। जैसे चल रहा था, कांग्रेस चलती है, लग रहा था ऐसे ही चल रहा है। एकाएक एक ट्वीट आता है और फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से एक चिट्ठी जारी हो जाती है। 50 के करीब नेता, पूरे देश के 50 नेता, उनको कहा जाता है तत्काल दिल्ली आओ। जहां भी हो तत्काल दिल्ली आओ। केरल वाला भी आएगा, तमिलनाडु वाला भी, जहां जहां है। 32 पीसीसी अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। 28 राज्य के पीसीसी अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। 4 केंद्र शासित राज्यों में हैं 32 पीसीसी अध्यक्ष। और जितने महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी, सबको कॉल कर दिया गया। सब मतलब सबको इन्फॉर्म कि भैया तत्काल जहां भी हो, तुम असम में हो, अंडमान में हो, कहीं भी हो, आप लोग दिल्ली पहुंचिए। हालांकि समय भी बहुत नहीं दिया गया। 24 घंटे के अंदर सबको हाजिर होना है। आप जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी हम तक आई, कई जगहों पर जो जानकारी जुटाई, मैक्सिमम तो अपना अपना बैग उठा करके चल दिए हैं। क्योंकि जिनको दूर से आना है, जिनको कोच्चि से आना है, जिनको और भी कहीं उधर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पड़े हुए हैं, वहां से आना है, तो वो तत्काल फ्लाइट लेना, रात में आना, क्योंकि रात तक ही आने की कोशिश होगी। ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग वहां शुरू हो गई और दौड़े आ रहे हैं, भाई साहब 5 मिनट रुकिए हम एयरपोर्ट में। तो कोशिश होगी रात तक पहुंच जाए, रात तक पहुंच जाए, कल मीटिंग में पहुंचे, टाइमली पहुंचे। ये मीटिंग कॉल क्यों की गई है, इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए और यही जानकारी हम भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से अब लोकतंत्र में कुछ बचा उचा नहीं है। अब तमाशा अगर विपक्ष भी देख रहा है तो तमाशा ही देख रहा है, फिर तमाशबीन है। क्या अब कोई बड़ा फैसला लेने के लिए बुलाया गया है सबको कि ग्राउंड पर कुछ अब बड़ा मतलब करना है, एक आखिरी कोशिश के रूप में? क्या इसलिए बुलाया गया? क्या मोदी और ज्ञानेश इन दोनों की मनमानी, इस पर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? ये कई सवाल एक साथ हैं। हालांकि इनका जवाब बहुत ठोस नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही बहुत इस मामले में भी गोपनीयता बरकरार रखी गई है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन जुटाने की हमारी, हेमंत भाई, सबकी कोशिश रही। जब लाइए मैं खबर दिखा दूं आपको, पहले हेडलाइन दिखा दीजिए। खबर ये ज्यादा जगह अभी लगी भी नहीं है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे आपात बैठक, देश भर से नेताओं को बुलाया दिल्ली। चलिए वेणुगोपाल का ट्वीट लाइए। वेणुगोपाल ने ट्वीट करके, सबसे पहले खबर ही वेणुगोपाल के ट्वीट से ही आई। एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज इन चार्ज एंड पीसीसी प्रेसिडेंट्स will be held tomorrow, 11 June 2026 at Indira Bhavan, New Delhi, to discuss current political developments. INC President Sri Mallikarjun Kharge ji will preside over this crucial meeting.
अब इसमें एक लाइन पर सबका ध्यान जाएगा कि लिखा है कि टू डिस्कस करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये कांग्रेस है, ये खान सर की जीएस की क्लास तो है नहीं, जनरल स्टडी करंट अफेयर कि करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर वो डिस्कस करने के लिए चिट्ठी जारी होगी कि सब जहां भी हो अपना लोटा थाली उठाओ और भाग के दिल्ली आओ। इसके लिए ऐसे नहीं मीटिंग कॉल की जाती कि चलो वर्तमान हालातों पर चर्चा करना है। मतलब मिनटों में एक ट्वीट आता है 4 लाइन का वेणुगोपाल का, और फिर एआईसीसी की चिट्ठी भी दिखा दीजिए। एआईसीसी की चिट्ठी, उसके तुरंत बाद एआईसीसी की चिट्ठी, और वो चिट्ठी भी बहुत डिटेल्ड नहीं जैसे चिट्ठी बनती है। कहते नहीं से 2 लाइन का रिजाइन देना, 2 लाइन का ये सब आनंद फानन वाला होता है। जैसे हमने एक बार रिजाइन दिया तो 1.5 लाइन लिखा रिजाइन में। तो वैसे ही ये जो है, आप देखिए स्क्रीन पर इस चिट्ठी को। चिट्ठी क्या है? डियर कलीग्स, an urgent meeting of all general secretaries in charge and PCC president will held on 11th June 2026 at 11:30 am at Indira Bhavan, 9A Kotla Marg, New Delhi. Honorable Congress President will preside over the meeting. You are kindly requested to attend the meeting. बस इतना है, इतना ही है। ऐसी चिट्ठियां, ऐसे ट्वीट हमेशा, और अर्जेंट मीटिंग लिखा है इसमें। इसमें अर्जेंट मीटिंग वेणुगोपाल ने लिखा और चिट्ठी में भी लिखा है। तो अर्जेंट मीटिंग कभी इसके लिए नहीं होती है कि आओ जरा बैठते हैं और आजकल क्या चल रहा है इस पर चर्चा। जरूर इसके पीछे, अब वही बात है हाथी आई वाला हाल ना हो जाए, लेकिन जरूर इसके पीछे कुछ बड़ा सोचा गया होगा कि अब वक्त आ गया है कि जब कुछ फैसला लिया जाए। हेमंत भाई, आप भी खबर जब हम लोग अभी फैसला किए इस पर अब लाना है, इसको बताना है, तो आपने भी 4 जगह इंफॉर्मेशन जुटाई। क्या है इसके पीछे की असली खबर? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए सिचुएशन जो है वो एकदम अलार्मिंग है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो हरकतें हैं और विपक्ष के प्रति जो उनका रवैया है, जो संवैधानिक संस्थाओं का मुंह मोड़ लेना है उस सारे को लेकर के। आपने देखा किस तरीके से पहले चुनाव आयोग गए ज्ञानेश गुप्ता के सामने, जो भी फरियाद गुहार जो भी कह लीजिए आप, और उसके तत्काल 15 मिनट के बाद ये ट्वीट आया जिसमें कल की मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया। और ये जो खेल हो रहा है, आप इसको केवल यहीं तक सीमित मत रखिए कि बेसिकली जयंती नटराजन वाला पार्ट जो है वो केवल यही नहीं हो रहा, वो झारखंड में भी हो रहा है। आपको अच्छे से, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, वो जयंती मीनाक्षी नटराजन वाला मामला केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, वैसा ही कारनामा झारखंड में भी हो रहा है। लेकिन चूंकि वहां पर कैंडिडेट अंबानी स्पॉन्सर्ड है, भाजपा सपोर्टेड है, तो उसको 24 घंटे का टाइम दे दिया गया और यहाँ पे याचिका खारिज कर दी गई। तो जो मैं आपको एक बार बार बात कहता हूँ, यू शो मी द वैन एंड आई विल शो यू द रूल, तो वो इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कर रही है। परिमल नथानी है तो कुछ रूल है, और उधर मीनाक्षी नटराजन है तो कुछ और रूल है। इसी के बाद तत्काल जब ये लोग आए बेसिकली वहां से, जब गणेश गुप्ता से मिल करके, और जब खड़गे साहब को रिपोर्टिंग हुई, राहुल गांधी को रिपोर्टिंग हुई, तो ये हुआ कि एनफ इज एनफ नाउ। 2 घंटे की जो बात थी कि 2 घंटे में बताएगा चुनाव आयोग और क्या करेगा, आप इमीडिएटली अपने बोर्ड के अंदर आ जाओ, फाइटिंग बोर्ड के। और तत्काल ये फैसला हुआ कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और पीसीसी प्रेसिडेंट्स को तत्काल बुलाया जाए, और अब ये लड़ाई सड़कों पर लड़ने पर फैसला हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए। आपने देखा बिहार में एसआईआर के जरिए क्या कर दिया, आपने बंगाल में एसआईआर के जरिए क्या कर दिया, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल का क्या कर दिया, और अब राज्यसभा चुनाव का क्या कर दिया। ठीक, तो आप केवल इस बात को इस रूप में देखिए कि इसमें अब आर और पार की लड़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिस बात में परसों मैं और आप जिस लंबी चलती इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो शायद अब यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर तमाम पार्टियां हैं, 23 लोग थे, उनमें किस किस को आप वो करोगे, तैयार करोगे, नहीं करोगे, अगला किस मूड में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कल रात से रिटेलिएट किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया चाहे यहां किया, तो ओवरऑल अब मुझे लगता है कि कांग्रेस सड़कों पर आने के मूड में है फाइनल। और अपनी जो तमाम स्टेट के पीसीसी प्रेसिडेंट्स को बुलाने का मतलब ही ये है कि ये बात अब भोपाल में या रांची तक सीमित रहने वाली बात नहीं है, ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। और ये लड़ाई राज्यसभा की नहीं, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की। अभी मैंने, जब आपने चर्चा की कि इस पर करेंगे, तो मैंने 3-4 जनरल सेक्रेटरी से बात की, अभी तक उनको फॉर्मली किसी भी तरीके का एजेंडा नहीं है। इतना जरूर मानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन और राज्यसभा को जो लेकर हुआ है उसके चलते ये मीटिंग बुलाई गई है, ये ऑफिशियली सबने कंफर्म किया है। और फ्यूचर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उस सब को लेकर के भी, और पार्टी का ओवरऑल आंदोलन का स्वरूप क्या हो,
इस सारे घटनाक्रम में। एक तो ये तात्कालिक जो प्रोवोकेशन है वो तो मीनाक्षी नटराजन, उसके अलावा जो पिछला रिव्यू है आशीष भाई, जो नीट को लेकर के, जो सीयूईटी को लेकर के, जो एनटीए को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के, वो सारी चीजें भी इसमें डिस्कशन के लिए आएंगी, खासतौर पर। और महंगाई की बात, ये सारी चीजें कल की मीटिंग में आएंगी। और दोबारा से अभी तक आपने देखा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सड़कों पर थी यूथ के मुद्दों को लेकर के। अब हो सकता है आपको पूरी की पूरी यूथ और एनएसयूआई के साथ मेन कांग्रेस भी आपको सड़कों पर लड़ाई करती हुई दिखे। वो मीटिंग के अंदर कल फैसला होगा। और इस बात की पक्की जिम्मेवारी है कि जो भी चीजें होंगी वो इस बार आर पार के मूड में, कम से कम राहुल गांधी तो है। अब स्टेट की लीडरशिप उनको क्या फीडबैक देती है, क्या माहौल है, क्या नहीं है। और जो मीनाक्षी के साथ किया गया है उससे खड़गे साहब भी काफी करते हैं। जो रांची के अंदर जो कुछ हो रहा है, प्रणव झा के साथ जो कुछ किया जा रहा है, कि उसको 24 घंटे का टाइम देके नथानी को, और सारे कागज, अभी मेरी उनसे बात हुई, वो विधानसभा में ही बैठे थे, बताया कि किस तरीके से उसके कागजात बाद में लिए जा रहे हैं जब वो विधानसभा में, अभी जब मैंने बात की। तो भाजपा समर्थित है, अंबानी समर्थित है, तो कुछ है, और राहुल गांधी समर्थित है, कांग्रेस समर्थित है, और जिसको ये नारी वंदन कहते हैं, मीनाक्षी नटराजन जैसी महिला जो प्योर गांधीवादी, उसका नॉमिनेशन कैंसिल करा करके। और एक चीज और याद दिला दूं आपको, 4 दिन पुरानी बात है, आप कहोगे तो मैं वीडियो पे भेज दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि राज्यसभा की जो एक सीट है उसका क्या होगा जो आपको दिया, तो उसने छूटते ही कहा कि चिंता मत करो, वो भी कहां जाएगी, अपने पास ही आएगी। 4 दिन पहले बता दिया उसने। ठीक वैसे ही जिस दिन नायब सैनी ने काउंटिंग से थोड़ी देर पहले बताया था कि आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था कर ली गई। तो ये आशीष भाई नया लोकतंत्र का मॉडल है। इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस इज द न्यू नॉर्मल। और एक चीज आपको फिर बता दूं, जिस गति से मोदी और शाह चल पड़े हैं ना, ये 400 पार का जो फ्रस्ट्रेशन है जो पिछली, वो कहीं ऐसा ना हो कि 2029 से पहले पहले वो 400 पार की तरफ ना चल पड़े। और आज खबर ये भी है कि तृणमूल को तोड़ने के बाद इन्होंने नए सिरे से डिलिमिटेशन वाले खेल में भी दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, नए नए टारगेट्स वो कर दिए। तो इनकी कुंठा आशीष भाई वो है कि वो बिल कैसे गिर गया था और उसको हम करके दिखाएंगे। और उसमें अब डीएमके के साथ भी खेल करने की फिराक में है। लेकिन जब इस खबर पे मैं काम कर रहा था तो मैंने डीएमके में भी बात की लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमें ये सब करके हमें एआईडीएमके नहीं बनना है। अगर हमने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे। और टीवी के फिर या परमानेंट, क्योंकि एआईडीएमके का आपको ऑलरेडी पता है उनके साथ टैगिंग का जिस तरीके का नाम है। तो लेकिन इनका खेल जरूर है कि जितने हो सकता है, देखिए जो इनकी हिमाकत बढ़ी है ना, ये किसी को भी तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि साधन बहुत है इनके पास, एजेंसियां बहुत है, लूप हॉल्स बहुत है, फॉल्ट लाइन्स बहुत है। तो ऐसा ना हो कि 2029 से पहले पहले ही 400 पार ना कर दें बिना ही चुनाव लड़े। नहीं, उस परिस्थिति पे आप बहुत सही उस लाइन पे गए। मैं तो आज सुबह से नहीं, कल सुबह से ये बात कर, आज मिड डे मुद्दा से पहले हमने लाइव कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 2029 भाव से और हम बैठे थे तो उसमें चर्चा ये आई, कहीं 2029 के बाद ये जिसको चाहेंगे सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई जीते। तो 2029 के बाद मत सोचो आप ना, 29 से पहले सब होने जा रहा है, 29 से पहले होने जा रहा है। क्योंकि आप मुझे मतलब ये इंटरनली मेरा जो अपना एक गट फीलिंग है, ये अभी परिसीमन बिल चर्चा तो हो रही है, ये सुगुफा उड़ा रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी मानसून सेशन में नहीं लाने वाले। ये हो सकता है 27 के चुनाव के बाद लावे, जब ये समाजवादी पार्टी का टीएमसी बनाए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ दे विल। डीएमके का मुश्किल है, डीएमके की पॉलिटिकल जो ना, वहां पर बीजेपी है नहीं, तो वहां डीएमके को सरवाइव करने के लिए वहां बीजेपी की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के साथ आएगी तो सरवाइव नहीं कर पाएगी आगे, वो एआईएडीएमके बन जाएगी। ये सपा को टीएमसी बना करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो अभी की बैठक की बात हम कर रहे थे, इसमें मीनाक्षी नटराजन फैक्टर पर पूरे देश की नजर है, लेकिन परिमल नाथवानी फैक्टर पर नजर नहीं जा रही है। उसकी वजह से भी मीटिंग कॉल की गई है। मैं आपको अभी खबर बता दूं, हम आगे लाएंगे उस पे प्रोग्राम में, मैं वीडियो मंगवा चुका हूं, वीडियो भी आ चुका है, मैं वीडियो के साथ लाऊंगा प्रोग्राम। क्या हुआ है झारखंड विधानसभा में, आप कल्पना कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद आनंद फानन में रांची पहुंचे थे। सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता होने के साथ साथ बहुत पुराने वकील हैं, बहुत बड़े वकील, मतलब सलमान खुर्शीद का वकील के रूप में ही नाम एक समय हुआ करता था, सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वकील। सलमान खुर्शीद गए थे, वो
प्रणब झा के तरफ से कुछ मतलब अपना लीगल पॉइंट्स रखने के लिए और उस पर जो आपत्तियां हैं उस पर जिरह के लिए, जैसे वकील जाते हैं, जैसे कल मीनाक्षी नटराजन और उधर से वकील आए। सलमान खुर्शीद को रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में एंटर नहीं करने दिया गया हेमंत भाई, पता है आपको, एंटर ही नहीं करने दिया गया। और वहां पर दीपिका पांडे सिंह विधायक है, बहुत धाकड़ लेडी है वहां पे विधायक दीपिका, वो और इरफान अंसारी दोनों खड़े थे और उन्होंने वहां पर बहुत झड़प हुई। ये मार्शल और जो वो थे, दीपिका का वीडियो जो है, वीडियो में दीपिका ने कहा वो परिमल नाथवानी ने 500-500 रुपए तुम लोग को दे के खरीद लिया, 500-500 रुपए में बिके हो तुम लोग। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हमारे इतने बड़े नेता, इतना बड़ा वकील, मंत्री रहा, सांसद रहा, तुम लोग उसको एंटर नहीं करने दिए। 5 मिनट के लिए एंट्री नहीं करने दिया गया। और परिमल नाथवानी के वकील को बुला करके आरोप तो यह भी है कि एफिडेविट दोबारा लिए गए हैं नए। यस, फॉर्म 15 भी समझे, अभी मुझे बताया, प्रणब ने बताया मुझे। हाँ हाँ, मैं तो वहां पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, हमारा तो एक साथी वहां पर खड़ा है विधानसभा पे सुबह से। तो ये हालत है, आप केवल एक तरफ नहीं कि हमारा वाला आपने खारिज कर दिया, अपने वाले को कुछ भी हो जाए उसको आप जस्टिफाई करोगे, जिताओगे। और दोनों देखिए, ये दोनों को हिट कैसे किया, इस हिट में भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये हिट कांग्रेस के 2 टॉप लोगों को सीधा हिट करने की कोशिश है। मीनाक्षी को कहा जाता है, मीनाक्षी नटराजन को, कि वो राहुल की टीम की, जो राहुल की अपनी यूथ वाली टीम जो बनाई थी उन्होंने, जिन पर भरोसा करते हैं, उस टीम की मेंबर है। मीनाक्षी को हरा करके राहुल के दिमाग पर चोट करने की कोशिश। प्रणब कौन है? प्रणब खड़गे एडवाइजर, प्रणब झा जो झारखंड में है, वो 1990 में एनएसयूआई से शुरू किया प्रणब झा ने राजनीति, और खड़गे साहब के एडवाइजर हैं प्रणब झा। तो प्रणब झा को हरा करके मतलब आप दोनों 2 प्रत्याशी, दोनों सीधा राहुल और खड़गे, आप उन दोनों को डायरेक्ट उनके ब्रेन पर हिट कर रहे हो कि हम हराएंगे, हम तुम्हारे लोगों को भी नहीं बख्शेंगे, तुम कहां चक्कर में पड़े हो। ये वाला मैसेज है कि हम छोटा मोटा नीचे वाले छोड़ दो, अब तुम्हारे लोगों को भी नहीं पहुंचने देंगे सदन में, संसद में, कहीं भी। आप परिमल नाथवानी, मैंने कहा था हेमंत भाई, कार्यक्रम मैंने किया था जिसमें जब भी तो बताया था, बीजेपी के सारे नेताओं का वर्जन है, सबका वर्जन। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सब के सब, सरजू राय जो ईमानदारी जो है किताब लेके घूमते हैं झारखंड में, सबने क्या कहा था कि हमें झारखंड में खाटी झारखंडी चाहिए, यहाँ धन पशु नहीं चलेगा। वजह पता है क्यों ये लंबे लंबे नारे लगा रहे थे? परिमल नाथवानी ने पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, हेमंत का दूसरा प्रत्याशी बनने के चक्कर में था। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने प्रणब झा को बना दिया प्रत्याशी, और बहुत यहाँ पे दिल्ली के मीडियम चला कि हेमंत सोरेन नाराज हो गए, हेमंत सोरेन से बातचीत हुई, हेमंत सोरेन मान गए कि चलो ठीक है, साथी है, लड़वाते हैं। परिमल नाथवानी का जब उधर मुलाकात हेमंत सोरेन से हो रही थी तो इन सबने कहा धन पशु नहीं चाहिए, यहाँ खाटी झारखंडी चलेगा। और आज पता है, परिमल नाथवानी का पर्चा खारिज न होने पाए, इसके लिए सारे भाजपाई उसी धन पशु था भी नहीं रांची में, सोचिए कितना निश्चिंत है। मीनाक्षी वगैरह तो धक्के खा रहे हैं ना, चप्पल घिस रहे हैं भोपाल से लेके दिल्ली तक, उसे फर्क नहीं है। परिमल नाथवानी का आदमी वहां देख रहा है, आपको अपडेट ये सब बताओ। परिमल नाथवानी है भी नहीं, उसे पता है उसका बाल बांका करने की औकात नहीं है किसी की। उसके लिए पता है कौन वहां पे लड़ रहा है? यही जिनको धन पशु नहीं चाहिए था ना, वो धन पशुओं का गोबर और मूत्र उठाने तैयार है आज। वहां पे कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं विधानसभा के गेट पे। सोचिए आप, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की ये बैठक वाकई अगर हम कहें तो अवश्यम भावी थी। लेकिन रिजल्ट को लेकर के हम आशंकित रहते हैं कि बैठकों के बाद जब आखिर में ना कि बैठक हुई, बहुत बड़ी बैठक, हम भी आज कार्यक्रम कर रहे हैं, कल को हमें भी महसूस होता है कि यार बैठक की इतना हमने
वो किए करके चलाया था मन से, अब बताओ ये लोग गोबर कर दिए। अब भी तो नहीं होगा वैसा, क्योंकि अब इसके बाद कोई होप नहीं है हेमंत भाई। ये लोकसभा में भी जिसको चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ेगा चुनाव। नहीं आशीष भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है अब तक का लड़ने, कांग्रेस पार्टी की तो बुनियाद ही आजादी के आंदोलन से शुरू थी, उसके लड़ते हुए वहां तक। आज की तारीख में जो परिस्थिति है, जो बीजेपी जो कुछ कर रही है, चिंता क्या है आज पूरे देश को जो होनी चाहिए, आज जो बीजेपी कर रही है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी ने किया होता तो इस देश में तो आज फिर लोकतंत्र कहां होता, कोई दूसरी पार्टी भी कहां होती? बताइए आप मुझे। अगर कांग्रेस ने ये किया होता तो फिर भाजपा कहां होती आज? 2 ही तो सीटों पे थे 85 तक, उसके बाद ही तो सारा ये हुआ है। अगर किसी और ने भी ये किया होता तो वो इस लोकतंत्र को मिटाने का अपराधी होता। बीजेपी अपने इस अपराध से कभी उबर नहीं पाएगी जो ये अब करने लगी, चाहे वो एसआईआर बिहार हो, चाहे वो एसआईआर अपने बंगाल हो, उससे पहले दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। एसआईआर नहीं तो कोई और तकनीक, और वो नहीं तो कोई और। मेरा आशीष भाई ये बिल्कुल दो टूक मानना है कि अगर इनके सत्ता लोभ को अब नियंत्रित नहीं किया गया तो इसकी की पूरी कीमत हमारा पूरा लोकतंत्र और देश की जनता चुकाएगी, ये आप मान करके चलिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये जो कल हुआ है ना मीनाक्षी नटराजन के साथ, ये एक नामांकन केवल निरस्त नहीं हुआ है, ये बेसिक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सरेआम चीरहरण हुआ है। जिस तरीके से आप देखिए, मोदी जी सुबह से शाम तक क्या करते हैं, नारी वंदन, नारी सम्मान, सारे का सारा सुबह शाम तक ये नौटंकी चलती है। और नामांकन निरस्त किसका कराया? एक महिला का, गांधीवादी महिला का, जो खुद सूत खुद काट करके वो कपड़े पहनती, उस महिला का नामांकन रद्द करा करके, और भाजपाई जश्न मना रहे हैं वहां पे विधानसभा के अंदर। तो मीनाक्षी नटराजन का आशीष भाई कसूर क्या है? मीनाक्षी नटराजन को एक इंडिविजुअल मत लीजिए बिल्कुल भी। ये जो जश्न मना रहे हैं उसको वो करने का, ये आज की तारीख में हालत यह है कि आगे से आने वाले समय में यही तय करेंगे कि चुनाव लड़ेगा भी कौन या नहीं लड़ेगा। आपने गुजरात के लोकसभा चुनाव में देखा था ना कि किस तरीके से सारे नॉमिनेशन वापस करवा करके निर्दलीय सीट जीत के दिखाई, ओ सॉरी अनकंटेस्टेड सीट जीत के दिखाई। तो अब ये उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा और उसने सत्ता के सामने खड़े होने की साहस कैसे कर लिया। अब ये रास्ता वो चला गया है, इसको पिछला मत मानिएगा। और जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन को चुनावी मैदान से बाहर किया गया, तो अब मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी ने 4 चुनाव लड़े थे बतौर मुख्यमंत्री वहां पर, उनका नॉमिनेशन फॉर्म ठीक था, वैवाहिक स्थिति का कॉलम खाली था या नहीं था? था या नहीं? कोई चाहता तो उसको रिजेक्ट कर देता ना, नहीं किया गया। और 2014 में भी उसको तब वो किया गया, मेंशन किया गया कि हाँ मैं मैरिड हूं, पहली बार स्वीकार किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तब ये कह दिया था कि अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड खाली छोड़ा गया तो आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। तब पहली बार प्रधानमंत्री ने किया था। इस देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी डिग्री का ना और है ना ठोर है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो नॉमिनेशन में अपनी मैरिटल स्थिति को बताने को तैयार नहीं है, और वो इस देश के लोकतंत्र की शपथ लेकर के और नेहरू से तुलना कर रहा है अपनी बैठकर। आज नेहरू से भी तुलना चल रही है सुबह से, उस पर भी बात कर रहे हैं। क्या कभी अमित शाह का पर्चा कैंसिल हुआ? क्या कभी देवेंद्र फडणवीस का पर्चा कैंसिल हुआ? क्या कभी योगी आदित्यनाथ का पर्चा कैंसिल हुआ? इन सभी के नॉमिनेशंस पर आपत्तियां उठी थी, सभी के, सबके शपथ पत्रों पर सवाल उठे थे, विवाद हुए थे, लेकिन सबके नामांकन स्वीकार किए गए, क्योंकि तब लोकतंत्र था। और आज क्या है वो आप देख रहे हैं। आशीष भाई, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हुआ, जज ने आपको एक नोटिस दिया, एक कंप्लेंट पे, प्राइवेट कंप्लेंट पे, आप उसको नॉमिनेशन में आपको क्यों मेंशन करना चाहिए? मुझे जरा ये बता दीजिए, कौन से संविधान में लिखा हुआ? भाई मेरे पास रजिस्टर्ड एफआईआर नंबर 1, नंबर 2 चार्ज फ्रेमिंग होगी हो या आप कन्विक्टेड हो गए हो, वो केसेस मेंशन करने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग डायरेक्शन। उसके बाद उसका जिस तरीके से एक शिकायत पर निरस्त कर दिया गया, और वही परिमल नाथानी जिसकी आप बात कर रहे हो रांची के अंदर, 3 कमियां हैं और कहीं कोई समस्या नहीं। लोकतंत्र का मतलब आप केवल मतदान समझते हैं क्या? लोकतंत्र का मतलब है समान नियम, समान अवसर और समान न्याय। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा एक वाहियात कंप्लेंट के ऊपर, फर्जी कंप्लेंट के ऊपर निरस्त, और परिमल का 24 घंटे का समय। तो मैं आपको गलत कब कहता हूं कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल? ये ठीक तो है, यही तो लागू किया है इन्होंने। अगर सत्ता ये तय करने लग जाएगी कि चुनाव कौन लड़ सकता है, और फिर जनता सिर्फ ये तय करेगी कि वोट कहां डालना है,
लोकतंत्र का हिस्सा तो वही खत्म कर दिया आपने, और ये एसआईआर के अंदर कर चुके हैं सारे का सारा मामला। और लोकतंत्र की हत्या जो है ना आशीष भाई, हमेशा सड़क पर ही नहीं होती, कई बार वो इसी तरीके से नॉमिनेशन रिजेक्ट करके भी होती है, दफ्तरों की फाइलों में कैद हो जाती है, कानून की भाषा में कैद हो जाती है, और कई बार उसकी संविधान की शव यात्रा की जो वो है ना प्रतियां, वो हाथ में लेकर निकाली जाती है। वो हो रहा है आज की तारीख में। ये जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश का है, ये लोकतंत्र में दामन पर सिर्फ एक दाग नहीं है, ये जो लोकतंत्र के साथ हुआ है इसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगी कि ऐसे हुआ था। लोकतंत्र का अपहरण, यह लोकतंत्र का अपहरण है। दिस इज कंप्लीट कैप्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एट लार्ज। तो बेसिकली ये गांधीवाद महिला का वो जो नामांकन निराश कर देना, पूरा लोकतांत्रिक तंत्र आपका कटघरे में खड़ा है। और कांग्रेस क्या करे, ज्ञानेश गुप्ता से ही मिलकर आना है। वो ज्ञानेश गुप्ता जो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैप्चर को सेलिब्रेट करता है कथित तौर पर, त्रासदी देखी, यहां लाके खड़ा कर दिया आशीष भाई। और सुबह से भगत क्या पीट रहे, सुबह से डंका कि राहुल को नेहरू को पीछे छोड़ दिया, मोदी जी महान हो गए। वो जो मेलोनी है आपकी इटली वाली, वो मोदी जी को बधाई देंगे। उनके सारे प्रोपेगेंडा तंत्र सब तैयार, सारे का सारा सुबह से, इसके अलावा और कोई काम नहीं। इसका जवाब किसी से सुना कि क्या किया तुमने, कैसे कर दिया? एफआईआर तक दर्ज नहीं, कांग्रेस तक नहीं ले रखा, और इस बात के ऊपर चुनाव रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। चौधरी चरण सिंह जो एको बार सदन में प्रधानमंत्री के रूप में कदम नहीं रखे, तुम उससे तुलना नहीं कर पाओगे, चौधरी चरण सिंह से नहीं कर पाओगे। चौधरी साहब हालांकि राजनीतिक रूप से तो मैं प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से तो बहुत सारा किसानों को मसीहा कहा जाता था, और तुम्हारे जमाने में 750 किसान शहीद हो गए, तो उनसे भी नाम लेना उनका अपमान ही है। हालांकि उन्हीं पोता बैठा हुआ है तुम्हारे यहाँ। गुजराल से नहीं, लेकिन गुजराल की भी चर्चा कैसे करते हैं? गुजराल डॉक्ट्रिन विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन लोग पढ़ते हैं। हम तुलना किससे करें? कौन इतना पतित है कि जिससे हम तुलना करें? देवगौड़ा भले कर दें, उनके नाम में कुछ बही खाता में नहीं, गुजराल से भी करना नहीं ठीक है। गुजराल फॉरेन पॉलिसी के बहुत दिग्गज आदमी थे, बहुत दिग्गज। इनकी नेहरू से तुलना कर रहे हैं आप। बता जो आप कह रहे हैं ना, अभी ऐसे मामलों बहुत काम किया है कुछ लोगों ने। तीस्ता सी तलवार का एक ट्वीट अभी मेरे पास आया, जरा ट्वीट दिखाइए। इसी विषय पर पूरा डिटेल में उन्होंने लिखा है, कौन सा धारा, कौन सा आर्टिकल, क्योंकि तीस्ता भी इन लोगों को बड़ी कृपा रही है, तीस्ता सी तलवार पर जेल उल काटना और ये सब बहुत, मतलब, और इसी चक्कर में ये मोदी शाह से विशेष अनुराग रहा है। रेडियो जगत ले आइएगा स्क्रीन पर, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। ईसीआई और रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून का उल्लंघन कैसे किया? मीनाक्षी नटराजन मामला। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B के तहत यह प्रावधान है कि कोर्ट के किसी आदेश या निर्देश या ईसीआई के किसी अन्य आदेश में कुछ भी कहा गया हो फिर भी किसी उम्मीदवार को अपने चुनाव के संबंध में ऐसी कोई जानकारी देने या बताने की जरूरत नहीं है जिसे इस अधिनियम या इसके तहत बने नियमों के तहत बताना जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि क्या आरोप तय किए गए हैं? अखबार यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सबको टैग करते हुए लिखा हुआ। कोर्ट का नोटिस इस बात का सबूत है कि अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट का नोटिस अपने आप में इसका सबूत है कि आरोप तय नहीं किए गए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक जानकारी देने की जरूरत नहीं होती, जब तक आरोप तय नहीं होते। इसलिए आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तरीके से काम किया है और उनके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि ईसीआई या बीजेपी यह तर्क दे सकते हैं कि एससी ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में 2003 में के अपने ऐतिहासिक फैसले में धारा 33B को रद्द कर दिया था। ये तर्क दे सकती है ईसीआई, उस सारे पहलू पे गई है कि कहां कहां बच सकते हो। 33B को रद्द कर दिया था उस मामले में, इसके आड़ में छिप सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में अभी तक चार्जशीट तैयार नहीं की गई है, आरोप पत्र। उनका मामला मजबूत है,
भले ही धारा 33B को रद्द कर दिया गया हो, धारा 33A की तहत जानकारी तभी दी जानी चाहिए जब कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए जाए। 33B रद्द हो गया, 33A तो है, 33A के तहत तभी जानकारी देना अनिवार्य है जब कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए हों। रिटर्निंग ऑफिसर ने हैंडबुक के पैरा 6.10.3 का हवाला दिया है कि जो कानून नहीं है। यह हैंडबुक का हवाला दे रहा है, कानून नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य था कि वह न्यायिक अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का सबूत मांगता, कोर्ट के आदेश का संबंधित हिस्सा पेश करता, फिर 33A के प्रावधान का उल्लेख करते हुए आदेश पारित करता, उसके बाद 33 के तहत उसे खारिज करता। ये प्रोसेस कहां गया? उन्होंने तो, हम तो इस मामले में इतना बहुत डीप नहीं होते, लेकिन जब मैं ये ट्वीट आया, मैं देखा तो मैं कहा कि अच्छा ये तो इस सब में बहुत काम किया इन्होंने। ये है रिटर्निंग ऑफिसर कहा। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, परिमल नथवानी का जो नॉमिनेशन था उसको वैध बता दिया गया है और मीनाक्षी का फैसला अभी भी आना है चुनाव आयोग से। ये परिस्थिति है। उसमें 3 चूक थी, गंभीर चूक थी, उसको 24 घंटे का समय, और यहाँ पर जो आपने जितनी धाराएं बताई उस सब के बावजूद भी मीनाक्षी का नॉमिनेशन रिजेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। आप समझ लीजिए बात को। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के मामले में कैमरे पर सब कुछ देखने के बाद भी वर्बल डायरिया करता है, उसको जाने देता है। तो ये जो रिटर्निंग अफसर है, इन सब की हिम्मत वहां से बनी कि जाओ जो कुछ करना है करो, भाजपा का ढोल बजाओ, तुम्हारा तो कुछ होने वाला है नहीं, बिगड़ना है। ये हिम्मत वहां से आती है, जो एक ही जैसे मामले में रांची में फैसला कुछ और भोपाल में फैसला कुछ। ये लोकतंत्र का, बस क्या कहूंगा आपको, उस दिशा में आप चलेंगे। चलिए इजाजत दीजिए। कुल मिला जुला करके अब हर रिटर्निंग ऑफिसर में आप मसीह के दर्शन कर सकते हैं। आप मसीह की फोटो मत देखिए, जहां रिटर्निंग ऑफिसर देखिए मान लीजिए वही मसीह है। अब हर घर मसीह रहेगा और वही हर जगह मसीह इनको जिताएगा। अब चुनाव लड़ने नहीं देगा मसीह, किसी को चुनाव लड़ने नहीं देगा। अब नामांकन, वो अब मतों को अवैध नहीं करना है, अब प्रत्याशी को अवैध करना है। मसीह से आगे की कड़ी है। पहले वो मतों को अवैध कर रहा था, अब प्रत्याशी अवैध कर दो, खत्म कहानी। मत क्या गिनना, प्रत्याशी अवैध हो गया। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।